वेलकम टू अब्सार आलम लाइव आफ्टर सो मेनी डेज। आपको भी वेलकम और आपको भी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ऑफिस में वापस आ गए हैं आप? वार्म वेलकम मिला मुझे आज ऑफिस में। अच्छा जी वापस आ गया। उसकी वजह क्या है वार्म वेलकम मिलने की? वो जाहिर है इतने दिनों बाद आया था, बीमार था, फ्लू आया था और बड़ा खतरनाक किस्म का फ्लू फैला हुआ है इस्लामाबाद में, लाहौर में। लोगों को, बहुत सारे लोगों को शिकायत है और कह रहे हैं कि ये कोविड से रिलेटेड कोई है, उसी तरह का है वायरस। और लोगों को एहतियात करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, गार्गल करें, हाथ धोएं। सब आई एम वेल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिर है उसके असरात तो काफी दिन बल्कि बीमार रहे जी आप। बिल्कुल। तो वो जाहिर है हमारे कोई ना कोई यहाँ पे वायरस पाकिस्तान में फैला ही रहता है। कोई इंसानों को लग जाता है, कोई मुल्क को लगे हुए हैं वायरसेस, खत्म ही नहीं हो रहे। आते हैं वायरसेस पे, पहले आप मुझे ये बताएं, व्हाई आर यू वेयरिंग रेड? ये बस जस्ट बाय चांस, और मौसम ऐसा था। आपको नहीं पता था मैं रेड पहन रही हूँ, तो आपने भी रेड पहन? नहीं, ये जस्ट कोइंसिडेंस। मैंने 2-3 दिन से सोचा हुआ था, लेकिन जब आया हूँ तो वो प्रोड्यूसर साहिबा ने, आपने बताया कि प्रोड्यूसर साहिबा, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा रेड क्यों पहन लिया? हाँ, वो देखे मैंने मेरा कसूर नहीं है इसमें कोई उसने एहतमाम नहीं है, उसने इत्तेफाक है। एग्जैक्टली आपकी उर्दू अच्छी होती जा रही है ना। उसने एहतमाम, नया लफ्ज मैंने सीखा। गुड। चले, तो जेन जी को उर्दू भी आती है इसका मतलब? हाँ, तो जेन जी इतनी फारिग नहीं है जितना आप समझते हैं। जेन जी को लेकिन उतनी फारिग नहीं होगी जितना मैं समझता हूँ, लेकिन है तो फारिग नहीं। तो क्या आपकी जनरेशन नहीं है? वो तो सारी जनरेशन स्टोरी, हमारी जनरेशन ने बड़ी मेहनत की है, कोई फारिग फुरिग नहीं है। ये जो कुछ बना हुआ है, इतने ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे तो फिर बाकी पता चलेगा कि फरागत तो है। देखिए नहीं, ये बात नहीं, सच भी तो कोई चीज होती है ना। जो कुछ भी है ना अच्छा बुरा भला इस मुल्क में, वो हमारी जनरेशन को उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। जनरेशन परफेक्ट है, कोई फरागत नहीं है इसमें। नो, ये मैंने नहीं कहा कि परफेक्ट है। मैं अगर कंपैरिजन करूं दोनों जनरेशंस का, तो उसमें मैं कह सकता हूं हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ किया। चलें, अच्छा या बुरा मैं इस पे नहीं जाता। वो अगर जाएंगे तो फिर आप उससे, आप लोगों को चैलेंज है, बल्कि इनविटेशन है कि आप लोग हमसे बेहतर कर लें। हम आपको सपोर्ट करेंगे और बताएं क्या करें। हम सपोर्ट करेंगे, टांग नहीं खींचेंगे। चलें, आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी हमें। ना ही जेन जी की तरह बदतमीजी करेंगे। अच्छा चलें, अब इस पे मैं कमेंट नहीं करती बिकॉज़ यू हैव नो कमेंट। सच्ची बात पे क्या कमेंट कर सकते हैं? नहीं, I'll pass it for now। चलें ठीक है, for now। मैं अपनी एक रैंट सुना लूं, अगर हम अपने टॉपिक्स पे आने से पहले। जी। हम क्रिकेट में क्या कर रहे हैं? ग्रुप स्टेज एग्जिट हो गया हमारा उस चैंपियंस ट्रॉफी से जो लड़ के हम अपने मुल्क में लेकर आए। हम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी तो यहीं होएगी, नहीं आई तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया आए ना आए चैंपियंस ट्रॉफी यहीं होएगी। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, मसला ये हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। आफ्टर पहले मैच ही कहा जा रहा था कि चांसेस बहुत कम है कि अब इसके बाद हम अंदर रहेंगे, क्योंकि जाहिर दूसरा इंडिया के साथ था, और फिर इंडिया वाले में जो हमारे साथ हुई वो दुनिया ने देखी। दुनिया ने भी देखी, हमने भी देखी। हम पहले से उम्मीद थी, तो हमसे तो देखा ही नहीं गया ना। हमें पहले ही से ये उम्मीद थी और सबको ये पता था कि ये होना है। How sad is that कि आपको पता होता है। आप अब देखें सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई है, आपकी जनरेशन ले आई है। हमारी जनरेशन तो दुआएं करके टीम को जितवा लेती थी। अब आप लोगों की दुआएं भी इस काबिल नहीं रही कि टीम जीत जाए, और लोगों को पहले से पता था। मैंने जितने लोगों से बात की है ना, या मैंने सुनी है बातें, लोगों को पहले से पता था कि हम फारिग हैं, हम निकल जाएंगे इस टूर्नामेंट से इंडिया के मैच से पहले। वरना इंडिया के मैच से पहले मैंने इतना ज्यादा अपने लोगों को शिकस्त के लिए तैयार नहीं देखा था। उसकी एक रीजन ये भी तो है ना कि आपकी जनरेशन जो है वो सिलेक्ट कर रही है कि टीम में किसने खेलना है और किसने नहीं खेलना। आपकी जनरेशन के एक शख्स हैं जो पीसीबी के चेयरमैन है इस टाइम पे, और वो ये सारे मामला चला रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ड्यून्स में ही होगी क्रिकेट। आपकी जनरेशन के जो हैं वो कैप्टन है टीम के। आपकी हमारी जनरेशन के तो खैर नहीं है। चले, अब ये तो फिर मोहसिन नकवी भी हमारी जनरेशन के नहीं, मैं कह दूंगा तो नहीं जेंजी, लेकिन करीब तो है ना। फिर बॉलर जो है बहुत सारे जेंजी हैं, है ना। तो बॉलर्स भी आपकी जनरेशन से, बैट्समैन भी आपकी जनरेशन से। तो गलती ज्यादा किसकी? अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करे और उन्हीं को सिलेक्ट किया जा रहा है, जनरेशन की गलती। देखिए कुछ चीजें जनरेशन की नहीं, हम इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं। गलती पे नहीं, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो प्लेयर लेकिन बार-बार सिलेक्ट हो रहे हैं। देखिए प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं आपकी जनरेशन को इल्जाम दे दूं, वो भी ठीक नहीं है। और अगर सिस्टम नाकाम हो रहा है, अच्छी टीम
थ्रो अप नहीं कर रहा, तो आप हमारी जनरेशन को इल्जाम दे दें तो काम चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जनरेशन से बाहर आ जाते हैं। हाँ, इससे बाहर आ जाए और सिस्टम को Right. देखें और कमजोरियों को देखें और पाकिस्तानी लोगों की साइकी को देखें। देखिए, पाकिस्तान में एक ही गेम है क्रिकेट, जिस पे फोकस होता है, जिस पे सारा पैसा जाता है, जिस पे सारी तवज्जो जाती है। इतने स्टेडियम्स पूरे पाकिस्तान में दोबारा बनाए गए, कुछ नए बनाए गए, कुछ को रेनोवेट किया गया और बड़े शोर-शरार से किया गया, जैसे आपने अभी बताया भी है। उसमें वही बात है कि चैंपियंस तो हम नहीं रहे, ट्रॉफी हमारे पास है जो अभी कोई ना कोई जीत के अपने मुल्क ले जाएगा और हम फारिग हो जाएंगे। तो बात वही है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में, तो मैं इम्तिहान की तैयारी करता था बहुत ज़्यादा, और जिसके लिए नए कपड़े, नए जूते और नए पेन पेंसिलें और रबर इरेजर जो होता है वो, और फिर शार्पनर, फिर हर किस्म के कलरफुल वो मार्कर, बोर्ड भी होता हेडलाइंस है, देने के, हाँ। जी हाइलाइटर्स, ठीक है। ये सब तैयारी कर ली। बंदा पूछे भाई तूने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हमने कुछ नहीं होता था। और यही हाल हमारी टीम का और मैनेजमेंट का है कि आपने जिस स्टेडियम हमने इतने दिनों में खड़े कर लिए, इतने महीनों में हमने मुकम्मल कर लिया, और वो कल परसों एक बंदा स्टेडियम में तस्वीर लेके घुस गया एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की। वो भी फेलियर इस सेंस में है कि पहले वो तस्वीर अंदर लेके कैसे गया, जब आप लोगों को खाने पीने की चीज़ों की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे पहले, उससे भी बल्कि पहले ये लीडर बना क्यों एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये बंदा, और आपने इसको इतनी प्रोटेक्शन की दी हुई है। उस पर भी जाहिर है वो अंदर भी चला गया, वहां तक पहुंच गया, उससे जाके पकड़ लिया, न्यूजीलैंड के प्लेयर को गले लगा लिया, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। और जो लाइव जा रहा था जिसपे इंडिया ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसको तो बहाना चाहिए। तो जब आपके दुश्मन ऐसे हो ना, तो फिर कम से कम आपके दोस्तों को कम से कम अक्लमंद, इसलिए कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। तो हमारे ये जो बेवकूफ दोस्त हैं और जो हमारे साथ ये कर रहे हैं, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया है, तो बस करें। पहले भी मोहसिन नकवी साहब को कुछ हफ्ते पहले बात है सच जो करनी चाहिए, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ ने इस बात पे अपना डिस्प्लेजर को क्या कहते हैं उर्दू में, उन्होंने अपना अफसोस का इजहार किया कि इस मुल्क में, क्योंकि जब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, केपी में जो कुछ हो रहा है, उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया था कि इस मुल्क को एक फुल टाइम वजीर दाखिला चाहिए, और वजीर दाखिला सब तवज्जो नहीं दे रहे उस चीज़ पे। उन दिनों मेरे ख्याल ये अमेरिका गए हुए थे, वहाँ पे नए सदर के आने के बाद वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बने हुए थे। फिर ये क्रिकेट के स्टेडियम्स वगैरह वो देख रहे थे। इस्लामाबाद में मोहसिन स्पीड के साथ अजीब व गरीब किस्म के वो ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस बना रहे थे, जिनकी ज़रूरत है, लेकिन उस पर बहुत सारे एतराज़ात भी आ रहे हैं उनकी डिज़ाइनिंग पे। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने ये अपना डिस्प्लेजर कन्वे किया था, जहाँ भी करना चाहिए, कि ये इस मुल्क के जो हालात है, इस पर फुल टाइम वज़ीर दाखिला चाहिए। तो वज़ीर दाखिला भी वो हैं, वज़ीर ख़ारजा भी वो हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी वो हैं, मेयर इस्लामाबाद भी वो हैं, डीसी इस्लामाबाद भी वो हैं, वो क्या होता है चेयरमैन सीडीए भी वो हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वो हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत खूबियाँ हैं, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, बहुत पुराने, लेकिन ये मुल्क के साथ मजाक है, 25 करोड़ के अवाम के साथ। यहाँ बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं और यंग लोग हैं जो टैलेंटेड भी हैं और काम कर भी सकते हैं। तो ये इतने सारे काम एक शख्स को देने का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क पे और उसके टैलेंट पे अदम एतमाद कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए किसी स्पोर्ट्स के इंसान को रहने दें, फंडामेंटल फ्लॉज हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। ये आप सिर्फ ये देखिए, सिर्फ इंडिया को आपने बहाना नहीं दिया, आपके लिए बहाना दिया इन्होंने मजाक उड़ाने के, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और फिर हमारी जो बुरी कारकर्दगी है उस पर इमरान खान जो जेल से बोले, उन्होंने जितना इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया मोहसिन नकवी को, और सारा उन्होंने मलबा डाल दिया है टीम की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर, और उसकी जिस तरह सिलेक्शन होती है, जो आधा सच है। ये मैं खान साहब की बात मानता हूँ, ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि खान साहब ने जो कुछ क्रिकेट के साथ किया अपने दौर में, और उन्होंने जो पिछले 60 साल से इस मुल्क में एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही थी, जिसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे और एक स्ट्रक्चर था जिसमें से प्लेयर उभर के आ रहे थे, वो उन्होंने आते ही जब वज़ीर आज़म बने हैं 2017-18 में, उन्होंने वो स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया और नया कोई मिक्स्ड सा एक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कोई मिक्स बना के उन्होंने पेश किया है, जिसका नतीजा आज ये है कि हमारे सामने नीचे से कोई ऊपर आता भी तो नहीं। कुछ लीचेस हैं जो सिस्टम में बिल्कुल इस तरीके से
पड़े रहते हैं, चाहे परफॉर्म करें या ना करें। अब इस पॉइंट पे बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे, शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली टीम का हिस्सा है। आपको इंटेंट वाले प्लेयर्स चाहिए जो बाबर दिखाने में बिल्कुल नाकाम है। आप क्यों नहीं मोहम्मद हारिस को चांस देते? देखिए मुझे नहीं पता मोहम्मद हारिस आएगा तो क्या तोप चला लेगा। जैसे पहले हम कहते हैं बाबर आजम को चांस क्यों नहीं देते, शाहीन अफरीदी को चांस क्यों नहीं देते, नसीम शाह को, सबको दिया चांस। अब कह रहे हैं साइम अयूब नहीं है तो इसलिए देखिए मसला ये है कि हमारा स्ट्रक्चर कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं है। ये कैसे है कि 11-12 लोगों की टीम है, 11 तो है ना कम से कम, उसमें से एक प्लेयर मिस है तो सारी टीम कोलैप्स कर जाएगी। ये तो नहीं होता ना, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, सीरियसनेस की कमी। आप देखें बॉडी लैंग्वेज एक बड़ी अच्छी चीज होती है। जो उस दिन मैच हो रहा था, आप उसको शुरू से जाके रिवाइंड करके देख लें। जो पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बैटिंग चूज की, और आप बैट्समैन की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनके रवैये से, उनके बैट उठाने के तरीके से, उनके देखने से बॉलर की तरफ या फील्डिंग की तरफ, या जिस तरह वो रन ले रहे थे और बॉडी मूवमेंट थी, उससे पता चल रहा था कि भाई ये तो ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट इट। और बड़े सुकून में थे, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो एड्स आते हैं इनके, इतने इरिटेटिंग एड्स हैं, इतने इरिटेटिंग एड्स हैं, खासतौर पे हारने के बाद, कि बंदा कहता है कि यार ये जिस मॉडलिंग के लिए जिस प्रोडक्ट के वो एड्स हैं, मैं नहीं समझता कि वो उन प्रोडक्ट्स को फायदा हो रहा होगा चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद, वो जो एड्स अभी भी दिखा रहे हैं। तो ये, और मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना, आम लोगों को जो वर्किंग क्लास के लोग हैं। और ये मैं बात मेंशन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। कौम देखें कितनी मेच्योर हो चुकी है। आम लोग, मैं वर्किंग क्लास की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, उससे नीचे वाला। मैंने कई जगह पे ये सुना, वो इंडियन टीम्स की और इंडियन प्लेयर्स की बहुत तारीफ कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई यार वो लोग अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। Exactly, ठीक है। और कहते हैं हमारे जो लड़के हैं या हमारी जो मैनेजमेंट है, इनको अपने मुल्क से उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इंडिविजुअल स्टैट्स आपको चाहिए होते हैं, इनको अपने जात का पता है, उसमें कितने पैसे इनको मिलने, कितने पैसे मिलने चाहिए, किसको ज्यादा मिल गए, किसको कम मिल गए। सियासतें करनी, एड्स में आना, ड्रामे करना, एक्टिंग करना, ये करवा लो इनसे, हीरोपंती करवा लो, क्रिकेट पंती नहीं। और ऐसी मीम्स बनी हुई हैं ऐसे वो तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि आम लोगों को पता चल गया, अब उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, और होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ इस खेल ने अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मायूसी दी है, और हमें अपने, जिस तरह हमें 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर बैठता है तो सारी टीम बैठ जाती है ना, इसी तरह क्रिकेट बैठ गई तो पूरी कौम बैठ जाती है। और हमें, वी शुड नॉट थिन आवरसेल्फ सो concentrated, we have suffered enough, spread ourselves so concentrated। तो हमें चाहिए कि हमें अपने आप को फैलाना चाहिए, मुख्तलिफ खेलों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत टैलेंट है, वो जो नेज़ाबाज है अरशद नदीम, देखिए कितनी खुशी लाया इस मुल्क के लिए, एक बंदा, कहाँ से उसने शुरू किया, और इन क्रिकेटर्स का हाल देखो यार। तो ये हमें इससे निकलना चाहिए। लेकिन आई गेस ये जनरेशंस में चीज़ मुंतकिल होती है, शायद हमारी जनरेशन इस बात का तहैया कर ले। फिर से एक अच्छा वर्ड मैंने बोल दिया उर्दू का, आज उर्दू का जैसे तहैया नहीं, लेकिन ये डिसाइड कर लें कि वी हैव सफर्ड इनफ, वी वोंट लेट आवर जनरेशन सफर। कैसे? यही कि क्रिकेट ना देखने दें, घर पे बैन कर दें क्रिकेट को ही। नहीं, जबरदस्ती हर काम नहीं आप कर सकते, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको देखें, हम सिम्टम्स पिक करते हैं और हम मीडिया पे बात करते हैं ताकि लोगों के ज़हनों तक ये बात जाए, और मैंने ये सिम्टम्स पिकअप किए हैं कि लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट में कम हो रही है। और एक हमारी जनरेशन थी, जब जो है कि बातें बहुत ज़्यादा हुई तो मेरी दिलचस्पी कम हुई। अब आप लोगों ने इतनी शिकस्तें देख ली हैं, हमने तो बीच में फतवात भी बहुत देखी थी, ये बात दुरुस्त तो है। आप लोगों का दिलचस्पी, और आपसे थोड़ी से जो बड़े लोग हैं 2-4 साल, उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। और पहले से लोग ज़हनी तौर पे जब तैयार होके बैठ गए कि इंडिया से तो हमने हारने, कल हमने टाइम ज़ाया करना है, हर कोई ये कह रहा था मैच शुरू होने से पहले। तो इसका मतलब है कि पीपल आर डन। तो अब ये आप या क्रिकेट को लपेट दें या ठीक कर लें, और फिर दूसरे ये कि ठीक करें लेकिन साथ दूसरे स्पोर्ट्स पे जरूर तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी रैंट सेशन होगी क्रिकेट के हवाले से। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ भी रैंट कर रहे हैं, वो भी रैंट कर रहे हैं। वो जो ग्रैंड अलायंस है ना, वो ग्रैंड रैंट है। चलें देखते हैं उसको थोड़ा, क्योंकि उसमें जितने अच्छे प्लेयर्स हैं उसके अंदर, मैं उनको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वाह क्या बात है, क्या बात है। अब पीटीआई बेसिकली ये कर रही है, उन्होंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि चेंज किया है, और वो जो रियल इश्यूज हैं
या जो जेन्युइन कंसर्न्स वाले लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। जैसे सिंध के अंदर हम देखें तो वो कैनाल वाला जो इशू है उसको पिक कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का इशू है, वो मारंग बलोच के क्लोज हो रहे हैं, वो उन लोगों को अब अप्रोच कर रहे हैं या उनको अपने साथ मिला रहे हैं इस तहरीक के अंदर, जो कि वाकई जिनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं। ये ट्विटर के ऊपर डिस्कोर्स भी होता रहा पिछले कुछ अर्से में कि पीटीआई अगर डेमोक्रेटिक होने की बात करती है या असली कोई फाइट की बात करती है तो उन लोगों को साथ मिलाए, मारंग बलोच जैसे लोगों को। अब हमने देखा है कि वो भी हो रहा है। तो हाउ डू यू सी दिस अलायंस प्लेइंग आउट? देखिए, पीटीआई से आपने बात शुरू की, मैं समझता हूँ कि वो किन लोगों को साथ मिला रही है। आपने क्या लफ्ज यूज किया? मैंने कहा जिनके जेन्युइन कंसर्न। आपने कहा जेन्युइन कंसर्न है ना। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है, तकसीम करने वाली सियासत कर रही है कौम को, और वो उन पॉकेट्स में जा रही है, उनको साथ मिला रही है जो इंतहा पसंदी की लाइन जिन्होंने ली हुई है। और ये पॉपुलिस्ट सियासत होती है, पॉपुलिज्म की सियासत है जो पूरी दुनिया में इस वक्त काफ़ी मकबूल हो रही है। अमेरिका बेहतरीन मिसाल है उसकी। और अभी ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, उसमें लिखा हुआ अमेरिका हैज़ अ रोग प्रेसिडेंट। ये उन्होंने फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपिनियन एक पीस दिया हुआ, ओपिनियन पीस न्यूज़ पेज पे। खैर, तो वहाँ से शुरू आप जर्मनी में देखें, वो जो इंतहा पसंद जमात है वो दूसरे नंबर पे आ गई है, इतनी उसने कामयाबी ली है। और मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है। मोदी इंडिया का हमारे यहाँ देख लें कहाँ से कहाँ ले गया वो इसी इंतहा पसंदी के ज़रिए। पाकिस्तान में भी ये पॉपुलिज्म जो है ना, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। क्योंकि अब मैंने देख रहा था पिछले कुछ दिनों में कि एक कैंपेन चल रही है और 1 साल हो गया हुकूमतों को पाकिस्तान में, और मुवाजना किया जा रहा है पॉपुलिज्म और बयानिए के दरमियान, सॉरी कारकर्दगी और बयानिए के दरमियान कौन जीतेगा। मैंने देखा बहुत सारे टीवी चैनल पे, जब मैं घर में बीमार था तो मैं देख रहा था बहुत सारे लोग बातें इस पे कर रहे थे। तो आपकी जो बात है ना, आपका सवाल जो है उसमें यह है कि पॉपुलिज्म की सियासत कर रही है, और मुझे इस पे कोई एक चीज़ इस पे पॉजिटिव जो है मैं वो पहले आपको बता दूं। पॉजिटिव ये है कि अगर वो सिंध के नेशनलिस्ट या कॉम्प्रेस जमातों के पास जा रहे हैं और बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातों के पास जा रही है पीटीआई या ग्रैंड अलायंस, तो ये एक अच्छी बात है इस सेंस में कि आप उन कॉम्प्रेस जमातों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। ये जमहूरियत की असल रूह है और वो होना चाहिए। लेकिन अगर इसके मकासद कुछ और हैं, नेगेटिव हैं, तो फिर मैं शक का इजहार करना मेरा हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा भी हक है। और उसकी वजह है ये, मैं इस पे शक कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो प्लेयर्स हैं, जो कैरेक्टर हैं इस ग्रैंड अलायंस में, ख़ास तौर पे पीटीआई, उनका जो रिकॉर्ड है माजी का वो पॉपुलिज्म है। अपने मफाद के लिए वो हर उस दरवाजे पे दस्तक देंगे जहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें मिले जिस पे वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। वो स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहते इस मुल्क में। अब मैं इस बात पे हैरान हो रहा था कि माहरंग बलोच फॉर एग्जांपल, वो उसका बहुत नाम ले रहे हैं ना, और उमर अयूब मुसलसल, ये भी मैंने घर बैठे फ़ायदा हुआ मुझे घर बैठने का, मैंने मुसलसल देखा उमर अयूब साहब माहरंग बलोच को प्रमोट कर रहे हैं पहली दफ़ा। पहले नहीं कि वो बड़े अरसे से वो स्ट्रगल कर रही है, इनकी हुकूमत के दौर में भी करती रही। इनकी हुकूमत के दौर में भी क्या हुआ, खान साहब वज़ीर आज़म थे, वहाँ हज़ारा आबादी मैयतें सड़क पे रख के कोयटा में बैठी रही। ये नहीं गए कि मुझे मैयतों से ब्लैकमेल कर, लाशों से ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, उनको ब्लैकमेलर कहा। अब हज़ारा को तो ये लोग साथ नहीं मिला रहे, हज़ारा इनको भूल गया। तो खैर चले, भूल गया, क्या पता नेक्स्ट स्टेप, चले नेक्स्ट वही ये करेंगे। ये वो मैं तो कह रहा हूं कि माहरंग का नाम क्यों इस्तेमाल किया जाए। अब जो माहरंग जिस मसले को हाईलाइट कर रही है, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो बलूचिस्तान में कौम परस्ती का मसला है। उनको अपने हकूक के छीनने का शिकवा है, उन्हें है कि मरकज और पंजाब ने उनके साथ ज्यादती की। और उमर अयूब साहब को मैं ये याद करवाना चाहता हूँ, और माहरंग बलोच और उनके फॉलोअर्स को भी याद करवाना चाहता हूँ कि आज जहाँ पे माहरंग बलोच जिन बलोच सेंटिमेंट्स को लेके सड़कों पे है और एहतजाज कर रही है और जिन हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है, उसकी तबाही का आगाज उमर अयूब के दादा ने किया था इस मुल्क में। तो 3 नस्लों का बोझ उमर अयूब की ये कौम उठा रही है, और आज वो सब भूल के उस पर माफ़ी मांगे बगैर अपनी नस्लों का गुनाह, तो वो आज माहरंग बलोच को अपने सियासी मफाद के लिए उसको इम्ब्रेस कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, मेन स्ट्रीम में वो आ जाएं, लेकिन सच जो है वो जरूर आना चाहिए। और सच ये है
कि इस मुल्क में जो बलोच का जो रिजेंटमेंट है वो 1948 में शुरू हुई, जब कलात पाकिस्तान का हिस्सा बना और उसके वो पहली थी, लेकिन उसको वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब दूसरी बगावत जिसे कहते हैं बलूचिस्तान में शुरू हुई और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उसको लीड किया नवाब नौरोज़ खान बर्क ज़हरी। वो बलोच लीडर थे। ये जो सनाउल्लाह ज़हरी हैं, पिछले चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के दौर में, उनके वो नाना थे। तो मैं उमर अयूब साहब को याद करवाना चाहता हूँ, उस वक्त आपके दादा अयूब खान की हुकूमत थी। जब नौरोज़ खान को ने स्ट्रगल का आगाज किया 1 यूनिट के खिलाफ, उससे पहले बना हुआ था, उनको कुरान का वास्ता दे के, कुरान की कस्में दे के अयूब खान और उसकी हुकूमत पहाड़ों से नीचे लेके आई मुज़ाकरात करने के लिए। उनको हैदराबाद जेल में बंद कर दिया। नवाब नौरोज़ खान के 5 बेटे और भतीजे 1960 में फांसी लगा दिया उनको, कुरान का वादा दे के आप नीचे लाए हैं। ये कहते हैं ना मारूंग बलोच के शिकायतें क्या हैं, तो उमर अयूब साहब आपके दादा से शिकायतें शुरू हुई हैं नवाब नौरोज़ खान को और उनके बेटों को जब आप लोगों ने मारा। उसके बाद नवाब नौरोज़ खान को 1960 को उसको कुछ कहते हैं फांसी दे दी गई, कुछ कहते हैं जेल में मर गए। वो रिजेंटमेंट वहां से शुरू हुई है। अयूब खान इनके दादा, जिनके हाथों पे हुसैन शहीद सोहरवर्दी का खून भी है, जो वजीर आज़म थे उस मुल्क के, बंगाल से जिनका ताल्लुक था, जिससे बंगाल में रिजेंटमेंट हुई। नवाब नौरोज़ खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, फिर उसके बाद आ जाए आप मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो भी बंगाल के, वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के। जब मार्शल लॉ लगाया उसके खिलाफ वो गए स्पीकर कौमी असम्बली अदालत में, जहाँ जस्टिस मुनीर लाहौरी ग्रुप का, जो लाहौरी गैंग जिसको मैं लाहौरी थोड़ा ग्रुप कहता हूँ, उसका सरबराह और बानी जस्टिस मुनीर था, वो भी लाहौरी था। उन्होंने उसको वैलिडेट कर दिया। तो आपके दादा ने, उमर अयूब साहब, बंगाल को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप वहां शेख मुजीब रहमान जैसे लोग आगे आए कैसे? क्योंकि आपके दादा ने वहां ये किया। बलूचिस्तान में आपके दादा ने नवाब नौरोज़ और उसके बेटों और भतीजों के साथ ये किया। फिर उसके बाद यही खान आ गया, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गए, वहां भी ऑपरेशन जारी रहे और फिर मरी मेंगल के खिलाफ ऑपरेशन हुए। फिर उसके बाद आपके जो वालिद साहब से गौहर अयूब, अल्लाह उनको मरहूम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अयूब खान के सदर के इलेक्शन, जो मोहतरमा मादर मिल्लत जिनको मोहतरमा फातिमा जिन्ना कहते हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे अयूब खान। वो मैं सॉरी जिक्र करना भूल गया। उनको भी कत्ल कर दिया गया, उनको इलेक्शन हरवाया गया पहले जुर्ल फेर के। आपके दादा उमर अयूब साहब वहां पे कराची में, आपने बंगाल को नाराज किया, आपने बलोच को नाराज किया, आपके दादा ने, और आपके दादा ने फातिमा जिन्ना को नाराज इलेक्शन हरवाया, मुहाजिर लोगों को नाराज किया कराची के, फिर कत्ल कर दिया गया फातिमा जिन्ना को आपके दादा हजूर के दौर में। और आपके वालिद हजूर मरहूम ने पहला मुहाजिर पख्तून फसाद कराची में करवाया, खुली जीप में बंदूक लेके फायरिंग की, जाके लोगों को मारा आपके वालिद ने लोगों के साथ। आप किस लिए? कि आपके दादा हजूर अयूब खान एक जुर्रू इलेक्शन में इलेक्शन जीत गए मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ। जब ये अचकजई के वालिद और नैप, अवामी नेशनल पार्टी और जितनी कॉम्प्रेस जमातों की आप इस वक्त हमायत ले रहे हैं, वो सब फातिमा जिन्ना के साथ थी। बंगाल के लीडर भी, शेख मुजीब रहमान भी, ये सब फातिमा जिन्ना के साथ थे। मौलाना अबू अल मदूदी भी, और मौलाना फजल और उनके वालिद मुफ्ती महमूद भी, ये सब फातिमा जिन्ना के साथ थे, शाह अहमद नूरानी भी। लेकिन आपके दादा हजूर और आपके वालिद हजूर पख्तून मुहाजिर फसाद करवा रहे थे, पूरे मुल्क में झुरलू फेर रहे थे, इलेक्शन रिक कर रहे थे अपने गैर आईनी गैर कानूनी इक्तदार के लिए। ये आपकी 2 नस्लों का कर्ज है इस मुल्क पे। आज महमूद खान अचकजई साहब ने कहा भी है ना कि मेरे वालिद को आपके, इनके वालिद ने वो एक वाक़या का जिक्र किया ना, महमूद अचकजई के वालिद ने, कि मेरे वालिद को आपके वालिद ने 14 साल कैद की सजा दी थी। तो आपका तो कौम परस्तों के बलूचिस्तान के बारे में ये मैंने 2 वाक़े, नवाब नौरोज़ खान और अहमद अचकजई उनका नाम था मेरा ख्याल, महमूद अचकजई के वालिद का, अगर मैं भूल नहीं रहा।
फिर क्या हुआ, फिर अहमद अचकज़ई बम धमाके में मार दिए गए। पता है आपको, ये भी उमर अयूब साहब को याद करवा दें। और उसके बाद ये आपकी दो नस्लों का कर्ज इस मुल्क पे अभी है, और अभी आगे चलें, अभी आगे ये चलें कि फिर आपके वालिद साहब मुसलसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, नवाज शरीफ के साथ हर उस मामले में शामिल थे जिसका इल्जाम नवाज शरीफ को दिया जाता है। और फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मिल गए। जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो आपके वालिद साहब उस मुस्लिम लीग में चले गए। आपके दादा हजूर ने एक मुस्लिम लीग तोड़ी थी, कायद आजम की मुस्लिम लीग तोड़ दी उन्होंने, लियाकत अली खान की मुस्लिम लीग, फातिमा जिन्ना की मुस्लिम लीग तोड़ के नई मुस्लिम लीग बनाई। आपके वालिद ने उसी सुन्नत पे अमल किया और एक मुस्लिम लीग तोड़ दी नवाज शरीफ की, और काफ लीग में चले गए। आपके वालिद साहब फिर परवेज मुशर्रफ के पास चले गए, फिर आप भी परवेज मुशर्रफ के पास चले गए। आपने एक और मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट किया, आपके और आपके वालिद दोनों ने इकट्ठे मिलकर, और उस मिलिट्री डिक्टेटर का बलूचिस्तान से क्या लेना देना था। इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिससे मारून बलोच लीडर बनी है, वो नवाब अकबर बुगटी का कत्ल है। वो आपके उमर अयूब साहब, आप जिसको हाथों से, जिसकी आयन शिकरी को उठा के रखते थे ना हर वक्त, उस परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को कत्ल किया। आप और आपके पहले वाले साहब करते रहे, फिर आप करते रहे, मुसलसल करते रहे, और फिर आके उसके नतीजे में ये बलूचिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो अकबर बुगटी का कत्ल है, जो परवेज मुशर्रफ के हाथों पे है, जब आप उसके हाथों को मजबूत कर रहे थे। आज आप ये सारे खून भूल गए हैं, और आपका अपना किरदार ये है कि आप मुसलसल परवेज मुशर्रफ और उसको सपोर्ट करते रहे। फिर आप काफ लीग में चले गए, फिर आप नून लीग में चले गए, आप उनकी खुशामदें करते रहे, नवाज शरीफ की खुशामद करते रहे, पता नहीं किस किस की खुशामद करते रहे, टिकटें ली, इलेक्शन लड़े, फिर आप पीटीआई में चले गए, फिर आपने उसकी खुशामदें शुरू कर दी। आज आप इतनी खुशामद करते हैं कि किसी और पीटीआई के लीडर को करीब नहीं आने देते। ये हिस्ट्री आपकी 3 नस्लों की। आपने एक दफा माफी मांगी अपनी उन नस्लों की। मुल्क तोड़ना आपके दादा के हाथों पे, नवाब नौरोज खान का कत्ल, अहमद अचकज़ई का कत्ल, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, फातिमा जिन्ना का कत्ल, किसके हाथों पे ये खून? आपके वालिद तो 1951 में आर्मी चीफ बन गए थे, 1970 में, 1969 में, 1968 में खुद अपने हाथों से फिर यही खान को सुपुर्द करके चले गए। आपके वालिद की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, कहां से पख्तून महाजिर फसाद शुरू करवाए कराची में, और आप खुद परवेज मुशर्रफ जिसने अकबर बुगटी को कत्ल किया, उसके हाथ आप मजबूत करते रहे। आज आपको महारंग बलोच याद आ गई है, आज आपको बलूचिस्तान के हकूक याद आ गए। 3 नस्लों में आपका खानदान उस बलूचिस्तान को, उस मशरकी पाकिस्तान को हमसे नफरत फैलाता रहा हमारे खिलाफ, उनके अंदर दिलों में, आपकी पॉलिसी से, आपके इकदाम से जो आपकी जात तक मुर्तकिज थे, जाती मफाद के लिए। उसकी माफी नहीं मांगेंगे, खड़े होकर नहीं कहेंगे हाँ मेरे बाप दादा ने गलती की, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दें। और आज मैं माहरिंग बलोच को चाहता हूं वो जलसा करे, फिर बात बनती है। फिर आप कहें बलूचिस्तान के कितने जिलों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उतनों ने किया जितने नवाब नौरोज खान के दौर में किया गया था, और जितनों के अकबर बुगटी के दौर में किया गया था, और जितनों के मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने आपके दादा के दौर में किया था। तो जरा सोचें और फिर इस मुल्क में मजीद आग लगाएं। आपकी 3 नस्लों का कर्ज है, बोझ तले दबा हुआ ये मुल्क, उसको पहले निकालें, माफी मांगे। आप जिसकी भी गेम खेल रहे हैं, अंदाजा है कि अभी अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। There is another question ना, लेकिन देख लें आप उनकी जुबान देख लें, वो समझते लोगों को तारीख का पता ही नहीं है। आप लोगों को ये तारीख पता होनी चाहिए मैमूना, ये तारीख सामने रखें और तुम्हें बताएं मुझे, मैं अगर मेरी 3 नस्लों ने ये किया हुआ हो और मैं यहाँ आके लेक्चर झाड़ू, आप मेरे बारे में क्या कहेंगी? मुझे पहले अपनी माजी की गलती पे माफी मांगनी चाहिए और मुझे कह रहे आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब महमूद अचकज़ई साहब को नजर आ रहे हैं उमर अयूब साहब जमहूरियत के रास्ते पे आ गए। महमूद अचकज़ई साहब को मैं जानता हूँ और मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो इतने भोले हैं, उन्हें पता है इनकी 3 नस्लें, इसलिए उन्होंने सामने मुंह पे कहा कि तुम्हारे दादा ने 14 साल कैद की मेरे बाप को सजा दी थी। और फिर ये नहीं उनकी बड़ाई है, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि फिर वो बम धमाके में मार भी दिए गए। तो लेकिन ये हकायक है, ये हकायक सामने रखें और बताएं अब आप किसकी गेम खेल रहे हैं। सवाल यही है ना कि जो रिजेंटमेंट है वो तो फिर एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है और ये इन सबके अंदर है, और उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर मतलब ये जितनी भी कॉमप्रस जमातों की आप बात कर रहे हैं, कॉमप्रस जमातों के अंदर जो रिजेंटमेंट है वो ठीक है। हाँ। लेकिन मेरा तो कहना ये पीटीआई भी इस वक्त उसी
इदारे के खिलाफ उसकी भी रिजेंटमेंट है या उसी इदारे के देखिए खिलाफ? फर्क है, इदारा और लोगों में फर्क है। फिर जेन्युइन एक लोगों का सेंटिमेंट भी है और उन्हीं के खिलाफ। 1941 में अगर आर्मी चीफ अयूब खान बनता है और 1968 में वो स्टेप डाउन करता है, पता है कितने साल बनते हैं? हाँ। बताएं कितने बनते हैं? टेस्ट ले रहे हैं। 18 साल। हाँ, 18 ठीक है, 17-18 यस। एक बंदा बैठा है इस मुल्क के स्याह सफेद में जो पाकिस्तान के अर्ली ईयर्स से, तो इदारे में कितने लोग आए चले गए, लेकिन गाली इदारे को पड़ी क्योंकि उसने वर्दी उस इदारे की पहनी थी। मैं मानता हूँ, ठीक है, उस इदारे को ये अपने अंदर सेल्फ करेक्शन की जरूरत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी मुल्क को, महमूद अच्छे से ही नहीं ये कहा है कि फौज की जरूरत हर मुल्क को है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जरूरत हर मुल्क को है, लेकिन उनका जो काम है वो करे, ये कहना चाहिए। हमारा तो शिकवा ये है इमरान खान और पीटीआई से ये है कि जिस रास्ते पे हम 35 साल चलते रहे और आज भी चल रहे हैं कि सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स से कम करना चाहिए। आपने वहां जनरल बाजवा और फैज के जरिए और आसिफ गफूर के जरिए और आसिम सलीम बाजवा के जरिए और जनरल तारिक के जरिए और बहुत सारे जनरलों के जरिए आपने उनको बूटों समेत हमारे हर शोबे में लाके बिठा दिया कि एक रिटायर्ड कर्नल लियाकत पार्लियामेंट चलाता था। आपने इतना ज्यादा उनको अंदर ले आए हैं, इतना ज्यादा हाइब्रिड निजाम बना दिया कि अब उसमें से निकलते हुए हमें टाइम लगेगा और सब्र करना पड़ेगा। ऐसे नहीं निकल सकता ओवरनाइट, आप यूं करेंगे नहीं होगा, कर ले, होगा नहीं। तो ये चीजें उमर अयूब को पता है, वो गेम खेल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो गेम खेल रहा है। और वो अकल हुकूमत में आ जाए पीटीआई, अगर ये इससे ज्यादा ये काम ना करे, मैं भी इधर ही हूं, आप भी इधर है, क्योंकि माजी है ना। क्या माजी की गलतियों पर इमरान खान ने माफी मांग ली? मैंने अभी कहा ना उमर अयूब की 3 नस्लों की मैंने आपको अभी कारनामे गिनवा दिए ना। क्या इमरान खान ने अपने दौर में जो कुछ किया लोगों के साथ, पार्लियामेंट के साथ, मीडिया के साथ, जुडिशरी के साथ, क्या उस पर माफी मांग ली? क्या कहा कि मैं आइंदा ये नहीं करूंगा? ये तो इनको साथ मिला के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं ना पीटीआई वाले। तो पीटीआई क्या इज्जत करती है अभी देख लें, किस तरह के गंदे और गलीज लोग इन्होंने बाहर बिठाए हुए हैं जो गंदी से गंदी गुफ्तगू करते हैं, उन करोड़ों रुपया कमाते हैं यूट्यूब से और ट्विटर अकाउंट चला के और इस मुल्क में फसाद फैला रहे हैं। ना उनके पास कोई आर्गुमेंट है, ना उनके पास कोई लॉजिक है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए। तो देखिए, फौज पे तनकीद करना आसान है, लेकिन फौज को ना कहना इक्तदार में गलत काम से फौज के चीफ को, ये आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए। आप ये ना करें कि मैं आप उनको गाली निकालने से मुल्क नहीं चलते। फौज खत्म हो जाएगी तो ये मुल्क भी खत्म हो जाएगा। फौज नहीं खत्म होनी चाहिए। फौज के अंदर फौज के जो चंद लोग जो पॉलिटिकल हो जाते हैं, जो जिनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाता है सियासतदानों की तरफ से भी, खुद उनकी अपनी ख्वाहिशात पे भी, वो खत्म होना चाहिए। जुडिशरी में उनकी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, अदालत में उनकी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, सहाफत में, तिजारत में। ये बात करें आप। ये नहीं है कि आप बस जनरली ये कर दें कि ये हो गया तो वो हो गया। जितनी बातें की सबका जवाब बहुत अच्छे हैं। इनको लोग पाकिस्तान के मरते हुए नजर आ रहे हैं ना फौज के, तो शुक्र है नजर आना शुरू हो गए हैं उमर अयूब साहब को भी और पीटीआई को भी। लेकिन ये टीटीपी को लाके किसने बिठाया था? जनरल बाजवा ने बिठाया था ना, इमरान खान ने बिठाया था, फैज ने बिठाया था ना। जनरल बाजवा को तो ये लोग अब्बा कहते रहे, नहीं कहते रहे। तो फिर इन्होंने माफी मांगी इस बात पे, इन्होंने कहा कि हमने गलती की है, हम टीटीपी को लेकर हमने गलत किया, माफी मांगी। तो फिर ये चीजें बहुत बड़ी हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि बच्चे कौम के बहुत मारे जा रहे हैं और इस पे सवाल पूछना चाहिए हाईकमांड से। बिल्कुल पूछें, उससे पहले भी एक हाईकमांड थी ना, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे आप? उनसे क्यों नहीं पूछा आपने उस वक्त भी कि किस पॉलिसी के तहत आप लोगों को कह रहे हैं आके यहाँ वापस? बैटल हार्डन लोग, ट्रेंड असले समेत लाके आप बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है जी, ठीक हो जाएगा। सिंस आपने जुडिशरी को मेंशन किया है अपनी इस पिछली चीज़ के अंदर, मैं जुडिशरी पे आना चाहूँगी। हमारा फेवरेट टॉपिक भी है, आपका हो ना हो, मेरा फेवरेट है ऑफ कोर्स। पीटीआई की भी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, और मैंने पीटीआई इसलिए कहा है, ऑपोजिशन ने कहा क्योंकि पीटीआई की ही हुई है और गवर्नमेंट की भी हुई है। हाउ डू यू सी दीज टू मीटिंग्स? क्या चीफ जस्टिस को गवर्नमेंट और ऑपोजिशन से इस तरीके से मिलना चाहिए? एक तो बहुत अच्छी बात आपने ये की है, जो डिफरेंशिएट किया है कि ऑपोजिशन की नहीं है, पीटीआई की मीटिंग है। बहुत अच्छा पॉइंट आपका है, क्योंकि ऑपोजिशन से मिलना चाहिए था। अगर मिलना है तो सिर्फ पीटीआई नहीं है इस मुल्क में ऑपोजिशन, और सिर्फ पीटीआई के साथ जुल्म नहीं हुआ। मिलना क्यों चाहिए था? मैं उस पर आता हूँ।
मैं कह रहा हूँ अगर मिले हैं तो मिलना सबसे ऑपोजिशन से, हुकूमत से आप मिल रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस से, अब आप ऑपोजिशन से मिल रहे हैं तो पूरी ऑपोजिशन को बुलाते हैं। चले खैर कोई बात नहीं, आइंदा कर लेंगे ये बात। और क्यों मिलना चाहिए? आप अगर कुछ लोगों को तनकीद बराए तनकीद का शौक होता है और अगर आप उनसे मुतासिर है तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप प्रोपेगेंडा से मुतासिर हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, एक जहन साजी तो हो जाती है अननोइंगली अगर कोई पॉइंट आता है। लेकिन मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊंगा। ठीक है, हो सकता है आप उससे एग्री करें, हो सकता है नहीं से एग्री करें। दूसरा रुख ये है कि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। अभी ये जो ग्रैंड अलायंस की आपने बात की है, इसके बहुत अहम लीडर हैं शाहिद खान अब्बासी, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कितनी बार ये बात की है, मेरे सवाल प्रोग्राम में भी की और वैसे भी वो करते रहते हैं। वो कहते हैं जी कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें हुकूमत भी हो, अपोजिशन भी हो, GHQ भी हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हो, अदलिया भी हो। कहा है उन्होंने, उस पर तो किसी को कोई इतराज नहीं हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट है तो क्या जरूरत है, तो फिर अगर पार्लियामेंट है तो फिर ये ग्रैंड अलायंस की क्या जरूरत है? ठीक, फिर सड़कों की क्या जरूरत है, फिर हंगामे करने की क्या जरूरत है? पार्लियामेंट में जाए, स्ट्रगल करें, नो कॉन्फिडेंस ले आए, सिंपल इज दैट। नहीं होता ना, फिर सड़कों में आना पड़ता है ना। क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान में रहना है, मैंने यहाँ से भागना नहीं है और मेरे वहाँ बाहर जाके मैंने यूट्यूब नहीं चलानी, इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोगों के साथ मिलकर फरार नहीं होना मैंने यहाँ से, और बाहर जाके मैंने करोड़ों कमाऊँ और इस मुल्क में फसाद पैदा किए रखूँ, मईशत को स्टेबलाइज ना होने दूँ। मैंने ये नहीं करना। तो मैं ये समझता हूँ इस मुल्क में अगर कोई बेहतरी आ सकती है एक लार्जर कंसेंसस क्रिएट करके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मेन इश्यूज, वी मस्ट हैव द मिनिमम कॉमन एजेंडा। ये मिनिमम कॉमन एजेंडा इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि जुडिशरी के जो फैसले होते हैं वो मुल्कों को तबाह कर देते हैं। हमारा मुल्क उसमें है। पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो जाती आज से 20 साल पहले, अगर उस वक्त की अदलिया उसमें मुदाखलत ना करती, आज देखिए कितना उसका हमें नुकसान हो रहा है। PIA है और बहुत सारी चीज़, बहुत सारे केसेस हैं। मेरे ख्याल 270 अरब रुपए शायद या इससे भी ज़्यादा अमाउंट फंसी हुई है टैक्स में, जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं टैक्स मामलात के। तो ये जुडिशरी फर्ज करें वो 270 अरब रुपए आ जाता है खजाने में, तो पाकिस्तान को फायदा होगा ना, हमारा बजट खसारा कम हो जाएगा। तो अदलिया के साथ डायलॉग करना, कन्फ्रंटेशनल मोड में से निकलना, पार्लियामेंट का, अदलिया का, एग्जेक्टिव का लेड बाय द मिलिट्री, क्योंकि एग्जेक्टिव में सबसे पावरफुल एलिमेंट तो मिलिट्री है ना, है कि नहीं है? हकीकत है ना, बिल्कुल है। दूसरा पार्लियामेंट में दूसरा पावरफुल एलिमेंट है जुडिशरी, और जुडिशरी के पास बड़ी ताकत है, वो हिलाती है हुकूमतों को, हिलाती रही है। अब रिकॉर्ड उठा के देख लें, शायद अब तो इतनी गंदी अदलिया है ये कि इन्होंने किसी वजीर आजम को 2008 से लेकर आज तक मुद्दत भी पूरी करनी थी। इस अदलिया ने 4-5 करप्ट किस्म के जजेस बैठ जाते हैं और वजीर आजम को घर भिजवा देते हैं। वाई? तो ये अदलिया के साथ ये डायलॉग करना हुकूमत का, ऑपोजिशन का, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। ये मुल्क सबका है। Isn't it like it's giving a cover to this meeting? ये सारी सिचुएशन हम ये कह के कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो वो मिल सकते हैं, तो फिर यूं चीज़ें एक तरह से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। पार्लियामेंट हैज़ अ फोरम, मतलब सियासतदानों के पास एक पार्लियामेंट फोरम है जहाँ पे वो अपने जो कंसर्न्स हैं उनको रेज कर सकते हैं। जुडिशरी को कह सकते हैं कि भाई ये हमारी IMF की तरफ से शराइत हैं जिनको हमने फॉलो करना है, आप इनमें हमें ना छेड़ें, पार्लियामेंट के थ्रू आप ये चीज कन्वे कर दें। मतलब मुझे देखें, मैं पहली बात तो ये कि मैं आपकी आर्गुमेंट से सहमत ही नहीं हूँ, और जब ये बात मैं समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स चाहिए, फुल स्टॉप। असूल ये है, प्रिंसिपल ये है। और मैं इसकी आपको एग्जांपल्स इंटरनेशनल सिनेरियो में से 1000 किस्म की निकाल के दिखा सकता हूँ। सिर्फ एक मैं लेटेस्ट आपको बता देता हूँ कि अमेरिका ने यूक्रेन के इशू पे हमेशा से रशिया की मुखालफत की है ना, और यूक्रेन का साथ दिया है लड़वाने में। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो करारदाद पेश की है, अग्रेसर कहता रहा अमेरिका रशिया को, जो करारदाद पेश किया उसमें ये बात नहीं कही गई कि रशिया
जो है उसने हमला किया है यूक्रेन पे, और अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल वाली जो सिक्योरिटी काउंसिल वाली जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, सॉरी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो उसमें अमेरिका ने रशिया को सपोर्ट किया, रशिया ने अमेरिका को, अमेरिका ने रशिया को इस करारदाद पे सपोर्ट किया है कि ये मसला यूक्रेन का हल किया जाए। अग्रेसर कौन है यूक्रेन में, बताएं? रशिया है ना, फैक्ट है ना, ये दुनिया को नहीं नजर आ रहा, ये फैक्ट है। यूनाइटेड नेशंस है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, सब मान गए, सब कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात। क्यों? क्योंकि जंग बंद करना असल इशू है। ये इशू नहीं है कि सही कौन है गलत कौन है, इस वक्त है कि ब्लड शेड को रोको। जो इकोनॉमी पूरी दुनिया की बैठ गई है उसको ठीक करना। तो अभी इस वक्त ये फैसला नहीं हमने करना कौन सही है कौन गलत। मेरी बात समझ आई? ये इंटरनेशनल दुनिया जो है पूरी, वो पागल है कि पाकिस्तान में तो हम बड़े यूटोपिया बना रहे हैं कि यूटोपिया में तो ऐसे नहीं होता कि ऑपोजिशन से मिले चीफ जस्टिस या हुकूमत से मिले चीफ जस्टिस। ये क्यों हो रहा है? होता है, दुनिया में भी होता है, सब कुछ होता है। साकिब निसार मिलते होते थे, उन पे क्रिटिसिज्म आता होता था। मैं वो कह रही हूं साकिब निसार देखे, कंटिन्यूटी ना लगे ना। अब आप ये, फिर मैं आपको वो नहीं करना चाहता वही बात जो मैं कहता हूँ फिर आप जिस पे आपको बात है कि किसको किससे मिला रही हैं आप। साकिब निसार इस काबिल है कि उसको मिलाया जाए। पता है साकिब निसार किन से मिलता था? चलिए मैं आपको याद करवा दूं, आपको भी और आपके चाहने वालों को भी जो आपकी जनरेशन से। साकिब निसार शेख रशीद की इलेक्शन कैंपेन चलाया करता था, याद है आपको? तो एक मिनट, हूं नहीं याद है? याद है? हाँ, गया था ना उसके हल्के में। इतना घटिया चीफ जस्टिस था वो, इतना लो लाइफ था। आप उसको यही अफरीदी से ओपन सबको मीटिंग के लिए बुला रहा है, पूरे डेलीगेशन को अपने घर पे, और एजेंडा तय है कि ये इश्यूज है सिर्फ रिफॉर्म्स। लेकिन रिफॉर्म्स से हट के बात हो रही है। उन्होंने कहा मैं उस केस पे नहीं बैठूंगा जिसपे मैं कमेंट करूंगा, और उन्होंने मैं किसी बात पे कमेंट ही नहीं करूंगा। जो आपने कहना कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली अब वो केसेस उन्होंने लगाए भी हैं कुछ, ठीक है। लेकिन आप बात पूरी किया करें, लोगों को इस तरह ना आप आधी बात करके ना कर दिया करें। आप बताएं कि साकिब निसार तो घटिया इंसान था, ये बताना चाहिए आपको लोगों को। वो आप बता रहे हैं ना, कैमरे नहीं, आपको भी बताना चाहिए। सच तो सच है ना, चाहे मैं बोलूं या चाहे आप बोले, सिर्फ मैं बोलता हूँ आप ना बोले, ये अच्छी बात नहीं है। आपको बताना चाहिए कैमरों के सामने बैठ के। उसने कहा, साथ वो एक अभी जो रिजाइन करके भागा है जज, क्या नाम था उसका, एजाजुल हसन, ठीक है, वो बैठा हुआ है, दोनों बहरूपिया टाइप बैठे हैं और कह रहे हैं कि ओ 5-7 मुस्लिम लीग के एमपीएस को तो मैं यूं करके फारिग कर दूंगा। ये कहा फिर पैरेलल्स ड्रॉ हो रहे हैं ना। नहीं, उस पैरेलल्स याया अफरीदी के, होल्ड ऑन, नाउ वी आर गोइंग इनटू डेंजरस टेरिटरी, राइट? आई एम क्वेश्चनिंग, होल्ड ऑन। पैरेलल ड्रॉ करते हैं एप्पल्स एंड एप्पल्स में, राइट और रॉन्ग? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का पैरेलल नहीं होता, ठीक? साकिब निसार ने जो कुछ किया, मैं 2 एग्जांपल आपको दिए हैं, ये अफरीदी के 2 ऐसे काम बता दें कि किसी पॉलिटिकल बंदे की रैली में गया हो, कैंपेन पे गया हो, और वहां इलेक्शन के दौरान, और वहां जाके उसको साथ तस्वीरें खिंचवाई और सपोर्ट किया, ठीक? नहीं ना, साकिब निसार ने किया, नो पैरेलल। दूसरी मुझे ये बता दें कि यही अफरीदी ने किसी जगह ऐसे जलसे के साथ, पीटीआई के तो 5-7 एमपीएस मैं यूं करके फारिग करवा दूंगा, इधर आने तो दो इनके केसेस मेरे पास, कहा है ना? यही अफरीदी पीटीआई के खिलाफ बात करे ना, तो बताइएगा। साकिब निसार पीएमएल के खिलाफ पैरेलल खींचना आसान नहीं होता, जरा ध्यान से दिमाग मेरे साथ उस लेवल पे रहा करें, ठीक है? तो क्या ऐसा किया ये अफरीदी ने? नहीं किया। तो पैरेलल कहां बनता है? सिर्फ इसलिए कि आप एक रिफॉर्म्स के प्रोग्राम पे जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा कंसेंसस हो कि कल को मेरे और आपके टीवी टॉक शोज में बैठ के लोग बातें ना करें। लेकिन बाज लोगों से बातें करने का शौक है तो वो अलग बात है, सही है। कौम और मुल्क के लिए, अदलिया के लिए, लोगों के लिए बेहतर है कि ऑपोजिशन, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई हो, वो हुकूमत, अदालतें, जीएचक्यू कुछ कंसेंसस कुछ चीजों पे करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, पैरेलल ड्रॉ करने का बड़ा शौक है आपको। टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, इसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम अदलिया, तमाम जीएचक्यू, किसने करना है ऑपरेशन? फौज ने करना है ना, फौज ने करना है ना। तो फौज को आपके ख्याल में पार्लियामेंट की, तमाम सियासी जमातों की, तमाम सूबाई हुकूमतों की, अदलिया की जरूरत नहीं है सपोर्ट की? है कि नहीं है? होगी कि नहीं होगी? वो पकड़ के
लोगों को कहाँ भेजेगी, जुडिशल सिस्टम के पास भेजेगी ना, नीचे फिर ठीक करके वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करना है फौज ने, वो सूबाई हुकूमत होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी की होगी। क्या इमरान खान के दौर में आईएसआई के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग नहीं हुई जिसमें तमाम सियासी जमातें बुलाई गई और उनको ब्रीफ किया गया, जो सिचुएशन इंडिया के साथ डेवलप हो रही थी 2019 में, 27 फरवरी 2019 को जो हुआ था, बुलाया गया था, तमाम सियासी जमातें वहाँ मौजूद थी। आईएसआई के हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ बाजवा, जनरल फैज, इन्होंने उनको ब्रीफ किया था कि नहीं किया था? तो सो द बॉटम लाइन इज कि सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आपको इस तरह के उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी ना जी, और ये इस दुआ करें हम इस सिचुएशन में से निकलें और वी लर्न आवर लेसन्स, ऑल ऑफ अस, पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, और हम अपने अपने फिर रोल जो डिफाइन किए गए आइन में उसके अंदर रहें। ये है प्रोग्रेस, इसे तरक्की कहते हैं। लेट्स होप कि वो तरक्की हम देखें। लेट्स गो इंटरनेशनल, आखिरी हमारा टॉपिक जो अभी आपने मेंशन कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से करारदाद पास हो गई है और जो अमेरिका इस टाइम रशिया के क्लोज हो रहा है हर एतबार से सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी क्या रीज़न है यूरोप की तरफ से? हालांकि मतलब इसको बहुत अच्छे अंदाज में देखा नहीं जा रहा, यूरोपियन लीडर्स नहीं देख रहे, फिर भी अमेरिका रशिया के क्लोज हो रहा है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट बिहाइंड इट, और अमेरिका में ट्रंप की सोच मुख्तलिफ है दूसरे सियासतदानों से, और वो आया है तो वो अपनी एजेंडा डिस्कस कर रहा है और करवा रहा है। तो अब इसमें इशू ये है कि यूरोप ने बड़ी तरक्की की पिछले 70 साल में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यूएसएसआर जो अब रशिया है, तो उसके साथ एक जो कोल्ड वॉर का दौर था उसमें यूरोप की डिफेंस की जिम्मेदारी अमेरिका पे थी। ठीक है, तो यूरोप के पास बहुत सारा पैसा अवेलेबल था, पीस था, जिससे उसने अपनी तरक्की कर ली और वेलफेयर स्टेट्स बन गई यूरोप में, जहाँ अब हर कोई पाकिस्तानी जाना चाहता है जहाज़ में बैठ के, बहरी जहाज़ में बैठ के। अच्छा। ठीक है, तो अगर डूबने से बच जाए तो वहाँ जाते। तो उसकी वजह ये थी, अमेरिका ने अब वो काम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा आप खुद अपना डिफेंस करें, यूरोप को कहा है, और यूरोप इसके लिए अभी ज़हनी तौर पे और मुआशी और माशरती तौर पे तैयार नहीं है। तो इसलिए, लेकिन अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसलिए उसने यूक्रेन से जंग बंद कर रहा है कि मुसलसल पैसा देना पड़ रहा है। फिर वो यूक्रेन से मुआहिदा किया है उसने कि आपके जो मिनरल्स हैं वो हमें आप देंगे, रेयर मिनरल्स जो हैं, नायाब जो धातें हैं वहाँ की, वो चाह रहा है इन रिटर्न ले, जितना उसने पैसा वहाँ लगाया है। तो वो उस पर बातचीत कर रहा है, मुआहिदा होने भी वाला है। हाँ, तो रशिया को कुछ इलाके जिन पे कब्जा किया वो उनको मेरा ख्याल है मिल जाएंगे, और बाकी जंगबंदी हो जाएगी और दोनों हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका अपना माल कमाएगा, रशिया अपना उसने मफाद हल कर लिए। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें सऊदी अरब बड़ा अहम हो गया, और मोहम्मद बिन सलमान की मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरी दुनिया में रशिया और अमेरिका और इवन चाइना भी, तीन बड़ी ताकतें हैं, और तीनों का ट्रस्ट है कंप्लीट सऊदी अरेबिया पे और मोहम्मद बिन सलमान पे। इस यंग एज में मोहम्मद बिन सलमान को ये क्रेडिट मिल जाना और इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाना, मैं समझता हूँ कि उनके मुल्क के लिए बड़ी खुशकिस्मती है। और वहाँ पे समिट भी होगी किसी वक्त ब्रिटेन और चाइना और अमेरिका के दरमियान, ठीक है, प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। और अब जो है वो रशिया और अमेरिका को भी करीब लाने में सऊदी रोल प्ले कर रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप लेड बाय ट्रंप के आने के बाद उसका एतमाद सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान पे बहुत ज़्यादा है। जो बाइडेन के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे, और उसकी वजह यह है, देखिए ये जो है ना आप कह रही हैं कि अनकन्वेंशनल है, ये चीज़ें ऐसे होता नहीं है, यूटोपिया जो आपने बनाया हुआ है, जो रियल इश्यूज है ना, मनी मैटर्स। जो दामाद है जेड कुशनर ट्रंप का, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है सऊदी फैमिली का और सऊदी अरब का, और वो उस वक्त उनकी मदद की सऊदी फैमिली ने जब वो पावर से बाहर थे, अब वो वापस आ गए और वो बेस्ट एलाए हैं अमेरिका के, ट्रंप के, और उन्होंने $600 अरब मोहम्मद बिन सलमान इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वो अपने आप को रीडिज़ाइन कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक मॉडल को, जिसमें ड्यूटीज़ बढ़ाएगा और दूसरे मुल्कों से आने वाली दरामदात पे। तो
इसलिए वो सऊदी अरब को खुश रखना चाहता है, सऊदी अरब उसे खुश रखना चाहता है। म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है। कौमें अपने अपने लिए सोचती हैं, हमें भी अपने अपने लिए सोचना चाहिए। और इसी में शायद पाकिस्तान भी सोच रहा है। जो यूक्रेन का अभी यूके का विजिट हुआ है आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, उसमें ये बात हुई है, जो मीडिया में आई है रिपोर्ट्स, कि जो यूक्रेन में जंगबंदी के बाद शायद पाकिस्तान की जो फौज है वो वहाँ पे एक अहम रोल प्ले करेगी। और जाहिर है उसमें अमेरिका की रजामंदी, रशिया की रजामंदी, सऊदी अरब की रजामंदी, चाइना की रजामंदी शामिल होगी। तो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा रोल होने जा रहा है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इन तमाम ममालिक से, आई होप कि वो अच्छे रहेंगे। और इसीलिए जो अचानक अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोग हैं, उन्होंने यूके ऑर्डर किया पीटीआई को कि आप मुजाहरे करें आर्मी चीफ के खिलाफ लंदन में, जो कि कामयाब नहीं हो सके। और मैं जो आपकी अभी इंटरनेशनल बात कर रहा था, इंटरनेशनल के साथ मैं आपको एक बताऊं कि जून में इंशाल्लाह इस महीने नहीं, इस साल जून में बरतानिया के लिए पाकिस्तान की परवाज़ें पीआईए की शायद शुरू होने लगी हैं और अमेरिका के लिए उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं यूके में और यूएस में। और फिर ये कि जनवरी में यूरोपियन यूनियन के लिए पेरिस के लिए शुरू हुई हैं। 4 साल बाद जो बंद हो गई थी, गुलाम सरवर जो पिछला वजीर था उसने एक बोंगी स्टेटमेंट दे दी थी टीवी पे आके। तो अब ये स्टेटमेंट नहीं कहना चाहिए उनको, क्रिमिनल स्टेटमेंट, और जिससे 740 अरब रुपए तक अगर क्रिमिनल केसेस बनने हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ बनने चाहिए। लेकिन उसको कहा किसने था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने? आपके भी प्राइम मिनिस्टर, आप पाकिस्तान में नहीं रहते थे। मेरा प्राइम मिनिस्टर, हाँ। आपके लीडर इमरान खान है। मेरे कौन सा लीडर है? चले वैसे ही कह, मेरे आईडी कार्ड पे थोड़ी लिखा है कि वो मेरे लीडर हैं। तो चले मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने कहा था, तो उनको भी साथ पकड़ना चाहिए। और जो है शेयर भी गिर गए गैर मुल्की एयरलाइन से। दूसरा ये था, एक बहुत मसला था कि तमाम गल्फ की परवाजें जो हैं फिर वो जो थी वहाँ से आना शुरू होगी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। फिर वो जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है रिचर्ड ब्रांसन की, इमरान खान के दोस्त की, उसको इजाज़त मिल गई फ़ौरन जुल्फी बुखारी के ज़रिए लंदन इस्लामाबाद प्रवासों की, लाहौर लंदन प्रवासों की। तो उसमें फिर मौजें होगी उनकी, पीआई की परवाजें बंद थी। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो अमेरिका का आप बात कर रही थी ना, उसमें ये मैं दिखाना चाहता हूँ, उससे एक इंटरनेशनल खबर है। मैं आज न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, आपने मुझे जो ये ला के दिया ट्रिब्यून के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसमें ना अमेरिका हैज़ अ रोग प्रेसिडेंट। ये देखिए, ये फ्रैंक कैंडल का है ये, ठीक है। और ये जरा दिखा दें, आप नजर आ रहा है? ठीक है। तो इसमें उन्होंने फ्रंट पेज पे लगाई है, मेरा कैमरा यूज कर सकते हैं आप, करीब है, चलो ये देख लेते हैं, करीब है। तो ये मैं इसमें देखा, तो अब इस तरह कमेंट्री हो रही है। वहाँ का मीडिया अमेरिका का, वो अपने सदर के खिलाफ इस तरह की ये चीज़ें लगा रहे हैं। और इंडिपेंडेंट मीडिया इंडिपेंडेंट पे बात ना करें। मैं काम कर चुका हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, और मुझे पता है ये इंडिपेंडेंट कितने होते हैं। अच्छा, ये इस वक्त पॉलिटिकल राइवलरी है। मैं इसको जब ऐसे से कर रहा था ना, एग्जैक्टली जब ऐसे जरा दिखाएं, मैं ऐसे से कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये एक आ गया, लोकल न्यूज़पेपर भी आ गया, थोड़ा सा आगे, ठीक है। और फिर वो मैं आ गया, तो फिर आगे एक ना लंबी लिस्ट आ गई। तो ये आई फिर दी सक्सेस स्टोरी। ढेर देखें आज अखबारों के कितने लगे हुए हैं, ठीक है जी। दी सक्सेस स्टोरी आ गई, और इसमें हमें ये नजर आया, ये भी मीडिया है। और फिर ये नजर आया, और फिर आपने यूं करके मुझे दिखाया, और आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। इतनी तरक्की होगी, यानी कि ये सारे पेजेस हैं, और ये सब एडवर्टाइजमेंट के पेजेस हैं, और ये सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। और इस पे हर तस्वीर में मरियम नवाज साहिबा बहुत प्यारी लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फैशन इंस्पो ली जा सकती है, फैशन इंस्पो ली जा सकती है, काम पे तवज्जो गई नहीं मेरी पिक्चर्स देखने के बाद। दूसरा अखबार है, ये तीसरा अखबार है, और ये चौथा अखबार है, ये 5वां अखबार है, नीचे एक किताब भी है। अच्छा, फिर एक और इसमें देखें, फिर एक बुक भी आ जाती है, आपके प्यारे भी आ गए, फिर एक बुक आ गई जी। ये मेरे नाम, अचानक मैं दफ्तर आया तो मुझे एक पार्सल मिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से। बंद था, मैं डर गया, मैंने कहा इसमें कोई ऐसा पाउडर ना हो, कोई बॉम्ब ना हो। मेरे नाम हमने भी नाम पढ़ा, गंडापुर साहब ने, हमने भी नाम पढ़ा, तो अली अमीन गंडापुर। हम सरप्राइज थे कि ये क्या है। फिर उसके बाद हमने नीचे देखा केपी हाउस से आया हुआ, केपी हाउस। तो आपने टच तो नहीं किया, आपने कहा कि फटी नहीं जाए, वो रख दिया, आपने कहा सार के लिए, उसी के लिए, उसके बाद रख दिया। उसमें मैंने देखा जी, उसमें फिर आ गया जी 25 सेक्टर्स
25 अचीवमेंट्स केपी हुकूमत, एक साल इनको भी हो गया, एक साल पंजाब की हुकूमत को हुआ, मरीम नवाज साहब है कि आपने को हमने दिखा दिया कारनामे। अब ये चीफ मिनिस्टर, देखिए कितनी अच्छी तस्वीर उनकी पहले पेज पे लगी हुई है, और ये सारे फिर अचीवमेंट्स हैं उनकी, ये सारी। तो बहुत अच्छी बुक, बहुत खूबसूरत है। हेल्थ है, माइंस एंड मिनरल्स है, हाउसिंग, कम्युनिटी, बड़े कारनामे। तो दोनों हुकूमतों ने, पंजाब की भी और प्रमोशन की है अच्छी खासी टैक्स मनी से, टैक्स मनी से। और लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, 3 चीजें मिसिंग। क्या? वफाकी हुकूमत का ये सारा पलंदा नहीं आया अभी तक, बलोचिस्तान हुकूमत का पलंदा नहीं आया, सिंध हुकूमत का पलंदा नहीं, इन सबको भी 1-1 साल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स सी, मैं ये नहीं कहता आए या ना आए, क्योंकि फिर हमारे इदारे चलते भी तो इन्हीं चीजों से, एडवर्टीजमेंट आएंगी तो हमारे रेवेन्यू आएगा। कौन से इदारों की बात कर रहे हैं? तमाम मीडिया के इदारों की। हाँ, मीडिया जो पुराना है, तो डिजिटल मीडिया में तो वही चलता है, झूठ और नफरत। लेकिन क्या डिजिटल मीडिया शुडंट बी द फोरम जिसपे आप अपनी इस तरह की प्रमोशंस करें, रादर देन स्पेंडिंग मिलियंस ऑन सच एडवर्टाइजमेंट? मिलियंस नहीं, बिलियंस बाय द वे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि चलो ये तो अखबार तो शायद कुछ लोग पढ़ते हैं, ये किताबें भी तो देखें ना, ये सब एक मुफादात का खेल है, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक। लेकिन डिजिटल की आपने बात हमें अपना भी ख्याल रखना, तो डिजिटल पे होना चाहिए, और डिजिटल पे मेरा ख्याल है कि फोकस ज़्यादा होना इसलिए भी चाहिए कि डिजिटल पे झूठ और नफरत जितनी बिकती है और उस पर लोग जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो हैरान कुन है। और कि इतने लोग इस पे करोड़, 2 ही बिजनेस अच्छे हैं पाकिस्तान में, अब मैंने नोट किया है, तो उसमें आपके ताल्लुकात सही जगहों में होने चाहिए, सही जगहों में, ठीक। तो फिर आप खुश हैं। एक ये है कि आप एक टीवी चैनल बनाएं यूट्यूब पे और झूठ बोलें, नफरत बोलें, फैलाएं और इनसे नोट कमाएं, डॉलर कमाएं, नोट नहीं डॉलर कमाएं। और दूसरा डॉलर कमाने का तरीका ये है कि आप स्मगलिंग करें मंशियात की। अभी आपने देखा कराची में जो वाकया हुआ है, उस बच्चे का, मुस्तफा आमिर के बच्चे का जो कत्ल हुआ है, उसमें वो जो एक्टर हैं बहुत मशहूर, साजिद हसन, उनके बेटे साहिर हसन, वो देखिए 2 साल में 24 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ मंशियात बेच के कमाया। और वर्क फ्रॉम होम वो ऑर्डर करते हैं बाहर से, अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से मंशियात, वो पार्सल में घर पे आपके रिसीव होती हैं, वहां से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट आगे भेज देते हैं मुनाफा लेके, हलाल का मुनाफा कमा के। और एक महीना में 1 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं, और आप बाप बेटे के चेहरे पे इत्मीनान, स्माइल, खुशी देखें कि लगता है कि वो आप हराम कह रहे हैं, वो लगता है उनके चेहरों से कि ये हराम कमा रहे हैं, चेहरों से तो लगे कोई टैक्स नहीं है, कैश में आपको पेमेंट होगी, आप बंगले बनाएं, गाड़ियां बनाएं, कोई नहीं आपको पूछेगा। टैक्स फिर पूछेगा तो किसको पूछेगा? मुझे और आपको, जिनकी सैलरी आती है। उनको ये नजर नहीं आते, उनको झूठ और नफरत फैला के करोड़ों कमाने वाले नजर नहीं आते, ये मंशियात फरोश नजर नहीं आते करोड़ों कमाने वाले। घर बैठे करोड़पति बनिए, आपको मैंने 2 नुस्खे दे दिए, अब आप चूज कर लें जौन सा भी करना है। मुझे बाहर रखे इस पे आ रही थी, आप कह रहे थे सैलरी क्लास से टैक्स करते हैं, मेरी तो सैलरी थोड़ी सी थोड़ा सा टैक्स करता है, आप पे ज्यादा टैक्स की बारिश होती है, बिकॉज करें खैर है, वाइंड अप करते हैं। मेरी जितनी सैलरी है ना, और मेरी किस्मत ऐसी है कि सैलरी उतनी नहीं है, लेकिन मैं टैक्स ब्रैकेट उसमें हूँ जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स कटता है, तो बेनिफिट्स मिनिमम है और नुकसान मैक्सिमम है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ दाल रोटी तो खिलाई देते हो कभी ना कभी। ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ये हमारा छोटा सा रिव्यू था। हमने कहा कि पिछले वीक में हमने पॉडकास्ट नहीं किया था, जो चीज़ें मिस की थी वो आज आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। हाफिज़।